हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस स्टडी का जो न्यू प्रैक्टिस सेट आया है थर्ड एडिशन का, उसे हम कंप्लीट कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोगों ने एक सेट नंबर फर्स्ट देख लिया था और ये जो सेट है थोड़ा सा डिस्कशन ठीक ठाक दिया हुआ है, तो सेट हमारा लंबा हो जा रहा था। इसको देखते हुए हम लोगों ने एक सेट को दो पार्ट में बांटने का प्रयास किया है। जो फर्स्ट 50 क्वेश्चन होगा वो फर्स्ट हाफ में, उसके बाद उसी सेट का 51 नंबर से क्वेश्चन शुरुआत किया जाएगा, यानी कि प्रत्येक एक सेट को दो पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसी के अंतर्गत आज हमारा जो होने वाला है वो है सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 है और ये मध्य निषेध दरोगा और अनुमंडल अग्निशमन का परीक्षा का क्वेश्चन है। पूछा गया है 3/9/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रारंभ किया था और एक सेट आपके चैनल पे भी अपलोड कर दिया गया था। आज जो होने वाला है वो है सेट नंबर 2। सेट 2 का है और ये सेट नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, दो पार्ट में आएगा। फर्स्ट पार्ट ये है, फर्स्ट पार्ट आप देखिए, उसके बाद सेकंड पार्ट इसके अगले दिन मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बात किया गया है टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया का, तो टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है बिंदेश्वरी पाठक को। बिंदेश्वरी पाठक को भारत में टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म बिहार के वैशाली जिले में 1943 में हुआ था। याद रखना है, वैशाली जिले से बिहार से संबंधित है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बिंदेश्वरी पाठक भारत में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन हेतु 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्थान की स्थापना की थी। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं बिंदेश्वरी पाठक। 1970 में इनके द्वारा सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की जाती है। 1991 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1991 में पद्म भूषण। मृत्यु इनका 15 अगस्त 2023 को हुआ। ठीक है, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वरी पाठक को कहा जाता है। सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना इनके द्वारा 1970 में किया गया था। बिहार के वैशाली जिले से बिलोंग करते हैं। मृत्यु 15 अगस्त 2023 को इनका मृत्यु हुआ। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष का संबंध किसे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध है टीकाकरण से। ऑप्शन हो जाएगा डी, टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी बच्चों के टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। डेट इंपॉर्टेंट है, 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था मिशन इंद्रधनुष और संबंधित है टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष में बच्चे को 7 टीका दिया जाएगा। ठीक है, 7 प्रकार के टीका से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। जैसे कौन कौन सा है, तो डिप्थेरिया, काली खांसी और टिटनस, डीपीटी नाम जानते हैं। डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, तीनों का टीका लगाया जाएगा। डीपीटी का, उसके बाद पोलियो, खसरा, टीबी और हेपेटाइटिस। पोलियो, खसरा, टीबी और हेपेटाइटिस, साथ ही साथ डीपीटी का, ये 7 प्रकार के टीका मिशन इंद्रधनुष के तहत लगाए जाएंगे। अगर बात किया जाए तो कब चालू किया गया था प्रारंभ? 25 दिसंबर 2014। याद रखना है 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है और इस दिन हम सुशासन दिवस भी मनाते हैं। याद रखना है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। 25 दिसंबर 2014 से प्रारंभ किया गया है मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस यूएनईपी की पहल है। किसका पहल है? यूएनईपी। बात किया जाए यूएनईपी का, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका पूरा नाम है, जिसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में लिया गया था। ठीक है, यूएनईपी का निर्णय कब लिया गया था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। पहला वैश्विक पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया। पहला वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन 1974 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा का स्वीडन में मानव पर्यावरण पर हुए कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप 5 जून 1972 को हुआ था। अर्थात यूएनईपी का स्थापना 5 जून 1972 को हुआ था। यूएनईपी का बात किया जाए तो मुख्यालय है केन्या के नैरोबी में। केन्या के नैरोबी में यूएनईपी का मुख्यालय है। इमिशन गैप रिपोर्ट और वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट यूएनईपी के द्वारा जारी किया जाता है।
यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा दो रिपोर्ट जारी किया जाता है। एक है इमिशन गैप रिपोर्ट और अगला है वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट। ये दोनों रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। 5 जून को हुई यूएनईपी की स्थापना होती है और 5 जून को मनाते हैं वैश्विक पर्यावरण दिवस। याद रखना है, प्रथम बार 1974 में मनाया गया था और इसका यूएनईपी का जो स्थापना किया गया था स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत 1972 में। नेक्स्ट है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, इसका आयोजन रियो डी जेनेरो में किया गया था। ब्राज़ील का शहर है रियो डी जेनेरो। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालीन समस्याओं को समाधान खोजने के उद्देश्य से पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है इस सम्मेलन में सतत विकास हेतु वैश्विक कार्य योजना एजेंडा 24 को अपनाया गया। 1992 में ही एजेंडा 21 को अपनाया गया था। रियो प्लस 10 जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 से नाम से जाना जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन होता है रियो प्लस 10 यानी कि 1992 के 10 साल बाद यानी कि 2002 में जोहान्सबर्ग में सम्मेलन होता है और जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से जाना जाता है। उसके बाद होता है रियो प्लस 20। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को रियो सम्मेलन बोला गया और रियो प्लस 20 यानी कि वर्ष 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही की भागीदारी के लिए पेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, पेज की स्थापना रियो प्लस 20 में की गई थी। हरित अर्थव्यवस्था की कार्यवाही के लिए भागीदारी के लिए पेज की स्थापना की गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान कार्बन उत्सर्जन में कटौती से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है कार्बन उत्सर्जन में कटौती। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1997 में जापान में हुआ था। क्योटो जापान का एक शहर है। नेक्स्ट है 2026 में फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2026 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, अमेरिका के 3 शहर यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में किया जाएगा। 2026 में फीफा का आयोजन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन पूरा नाम होता है फीफा का। जियानो इन्फेंटिनो इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन 2026 में फीफा का आयोजन कहाँ होगा? तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? बात किया गया है मस्तिष्क यानी कि ब्रेन का। तो ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेबेरम। सेरेबेरम मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेबेरम प्रामस्तिष्क होता है। दोनों नाम याद रखना है, इंग्लिश नाम है सेरेबेरम और हिंदी नाम है प्रामस्तिष्क। मानव मस्तिष्क के 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। अगर बात किया जाए 3 प्रमुख भाग कौन कौन है तो वो है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भाग होता है प्रामस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन का ही पार्ट है प्रामस्तिष्क यानी कि सेरेबेरम। सेरेबेरम के बारे में देखते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। सेरेबेरम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। अर्थात सबसे बड़ा भाग कौन है? तो सेरेबेरम है। टोटल ब्रेन का 2/3 भाग सेरेबेरम ही होता है। मानव में किस बात को सोचने समझने की शक्ति, मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, घृणा, प्रेम, भय के अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय प्रमस्तिष्क द्वारा होता है। ठीक है, सोचने की शक्ति, स्मरण शक्ति, घृणा, प्रेम, भय ये सभी प्रमस्तिष्क के द्वारा होता है। यह मस्तिष्क के अन्य भागों के कार्यों पर भी नियंत्रण रखता है। अगला है डाइएंसोफिलोन। यह अग्र मस्तिष्क का एक ही भाग है। डाइएंसोफिलोन भी अग्र मस्तिष्क का ही भाग है। यह अधिक या कम ताप के आभास तथा दर्द और रोने जैसी क्रिया का नियंत्रण करता है। डाइएंसोफिलोन अग्र मस्तिष्क का पार्ट है। अधिक या कम ताप के आभास का अनुभव करता है, दर्द और रोने जैसी क्रियाओं को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है अग्र मस्तिष्क के बाद है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क भी फर्दर 2 भागों में विभाजित है।
कार्पोरक्वा ड्रिजमेइना। कार्पोरक्वा ड्रिजमेइना ये दृष्टि और श्रवण शक्ति पर नियंत्रित करने का कार्य करता है। दृष्टि और श्रवण शक्ति पर नियंत्रण कौन करता है? तो कार्पोरक्वा ड्रिजोमीना। वही सेरिबेरल पिंडकल मध्य मस्तिष्क का भाग है। यह तंतु का बंडल होता है जो सेरिबेरल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भाग और मेरुरज्जु से जोड़ने का कार्य करता है। सेरिबल पिंडकल तंतु का बंडल होता है जो सेरिबल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भाग और मेरुरज्जु से कनेक्ट करने का काम करता है। मेडुला ओब्लोंगेटा का पिछला भाग मेरुरज्जु बनाता है। मेडुला ओब्लोंगेटा का पिछला भाग मेरुरज्जु बनाता है। मेरुरज्जु का अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है। मेरुरज्जु के चारों ओर ड्यूरामीटर, ओक्नॉइड और पाइमीटर का बना आवरण होता है। नेक्स्ट है मेरुरज्जु प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करता है। इंपॉर्टेंट है, मेरुरज्जु का कंट्रोल क्या है? तो प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है मेरुरज्जु, तथा मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपन का संवहन करता है। कौन? तो ये करता है मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है और संवहन करता है, तथा मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपन का भी संवहन करता है। नेक्स्ट है परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिका का बना होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है, जिन्हें क्रमशः कपालीय तंत्रिका तंत्र एवं मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिका तंत्र और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र होते हैं। कपालीय तंत्रिका तंत्र 12 जोड़ी और मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र 31 जोड़ी होती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाएं का बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंग एवं रक्तवाहिनी को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सर्वप्रथम लैगली महोदय ने दिया था। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा सर्वप्रथम लैगली महोदय के द्वारा दिया गया था। स्वायत्त तंत्रिका के तंत्र 2 भाग होते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र की क्रियाएं हमेशा एक दूसरे के विपरीत होता है। ये दोनों ही हमेशा एक्टिव यानी कि क्रियाशील होती है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा? मंत्रिपरिषद का बात किया जाए तो मंत्रिपरिषद में लोकसभा का 15% से अधिक नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा बी, लोकसभा का 15% होता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा का 15% होता है। यह प्रावधान 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया था। 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत मंत्रिपरिषद को लिमिट किया गया और बतलाया गया लोकसभा का 15% से अधिक नहीं होगा। 51वां संविधान संशोधन 2003 में यह बतलाया गया केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत यानी कि पीएम समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तथा राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या से 15% अधिक नहीं होगी, किंतु राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। 12 से कम नहीं होगा और 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, राज्य में मंत्रिपरिषद जो होंगे वो 15% से अधिक नहीं होंगे और 12 से कम नहीं होगा। दिल्ली विधानसभा में 10% होगा, ये एक्सेप्शन है। दिल्ली विधानसभा में 10%। नेक्स्ट है डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? तो यह एक चालक रहित विमान है। चालक रहित विमान डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य चालक रहित विमान है। लक्ष्य गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित एक लागत प्रभावी पुनः उपयोग करने योग्य उच्च सबसोनिक हवाई प्रणाली है। ठीक है, लक्ष्य गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित एक लागत प्रभावी पुनः उपयोग करने योग्य उच्च सबसोनिक हवाई प्रणाली है। इसे डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान यानी कि एडीई के द्वारा विकसित किया गया है तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया है। डीआरडीओ के एडीई और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलकर इसे बनाया है। यह 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर की लंबाई के 2 लक्ष्यों को भेद सकता है। ठीक है, 1.5 किलोमीटर के 2 लक्ष्य को भेद सकता है। भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय थल सेना ने 2000, 2001 और 2003 में, भारतीय वायुसेना के द्वारा 2000 में, भारतीय नौसेना के द्वारा 2001 में और थल सेना के द्वारा 2003 में शामिल किया गया है। डीआरडीओ का गठन 1958 में किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली
में है। DRDO के अध्यक्ष का बात किया जाए तो समीर वी कामत अभी वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है बिहार का सबसे बड़ा ऑक्सबो झील कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा ऑक्सबो झील कौन सा है? तो यह है कांवर झील। कांवर झील बिहार का सबसे बड़ा ऑक्सबो झील है। बिहार के साथ साथ यह एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो झील है। बिहार का सबसे बड़ा ऑक्सबो झील यानी कि गोखुर झील कांवर झील है। कांवर झील को एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, कांवर झील को एशिया की सबसे बड़ी ताजी पानी की गोखुर झील के रूप में जाना जाता है। यह बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। याद रखना है, बेगूसराय जिला में। ठीक है, कांवर झील कहाँ है? तो बिहार के बेगूसराय में। कांवर झील बिहार की पहली और देश की 39वां रामसर साइट्स है। बिहार का पहला रामसर साइट्स और देश का 39वां रामसर साइट्स है। गोगाबिल पश्चिम बिहार कटिहार में है। ठीक है, गोगाबिल कटिहार में है और कुशेश्वर दरभंगा में है। गोगाबिल पश्चिम बिहार कटिहार में स्थित है और कुशेश्वर पश्चिम बिहार दरभंगा में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बात किया गया है लैक्टोमीटर का। तो लैक्टोमीटर का यूज हम दूध की शुद्धता मापने में करते हैं और यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या है आर्किमिडीज सिद्धांत? देखते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। जब कोई वस्तु को द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबाया जाता है तो उसके भार में अंशतः कमी होता है और यह कमी आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। यह कहलाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत के बहुत से अनुप्रयोग हैं, जैसे जलयान तथा पनडुब्बी के डिजाइन बनाने में काम आता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। दुग्धमापी अर्थात लैक्टोमीटर जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करता है, लैक्टोमीटर। हाइड्रोमीटर के द्वारा हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। लाइफ बेल्ट यानी कि रक्षा पेटी पनडुब्बी भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री को कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी को कर्क रेखा कहा जाता है। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। पूछा गया है किस राज्य से होकर गुजरता है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, ये सभी राज्य से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम से गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन हो जाएगा सी। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरता है। भारत में माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? बूढ़ी गंडक का बात किया जाए तो यह गंगा का सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक भारत के बिहार में गंगा से मिलती है। बूढ़ी गंडक गंगा की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिम भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया जिला से बहते हुए अंत में मुंगेर जिला में गंगा नदी में मिल जाता है। ठीक है, मुंगेर में गंगा नदी से मिलता है बूढ़ी गंडक। अगर बात किया जाए गंगा नदी का तो अगर बात किया जाए बूढ़ी गंडक का तो इसका सहायक नदी है मसान नदी, बालोर नदी, त्यूर नदी, धनौती नदी। ठीक है, बूढ़ी गंडक का सहायक है मसान, बालोर, त्यूर और धनौती। गंगा की प्रमुख सहायक नदी का बात किया जाए तो उत्तर दिशा या बाएं सिरा से बहने वाली नदी है रामगंगा। पहला सहायक नदी अगर बात किया जाए तो गंगा का पहला सहायक है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और अंतिम सहायक नदी है महानंदा। ठीक है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा ये सभी उत्तर दिशा से अर्थात बाएं किनारे से गंगा में आकर मिलती है। वही अगर बात किया जाए दक्षिणी दिशा से तो दक्षिणी दिशा से टोंस नदी, यमुना नदी, कर्मनासा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी और क्यूल नदी मिलता है। टोंस, यमुना, कर्मनासा, सोन, पुनपुन और क्यूल ये गंगा के दक्षिणी दिशा या दाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी ऑप्शन हो जाएगा बी। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात यह उत्तर में विंध्य पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर में खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है,
नर्मदा नदी अरब सागर में खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी की लंबाई का बात किया जाए तो यह है 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर। जबलपुर के पास भेड़ा घाट के संगमरमर शैलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो यह है नर्मदा नदी पर। ठीक है, तो भेड़ा घाट की संगमरमर शैल को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट है ओरसंग नर्मदा में दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदी है। ठीक है, ओरसंग जो है नर्मदा नदी के दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदी है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर एस्चुअरी बनाती है अर्थात ज्वार नदमुख बनाती है। तब्बा, बंजर, शेर इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। अर्थात बात किया जाए नर्मदा नदी का तो नर्मदा नदी के सहायक नदी हो जाएंगे ओरसंग, तब्बा, बंजर, शेर। सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी पर ही स्थित है। एक याद रखना है नर्मदा बचाओ आंदोलन यह संबंधित है मेघा पाटेकर। इससे प्रमुख नेता जो थे नर्मदा बचाओ आंदोलन के वो थे मेघा पाटेकर। नर्मदा नदी को लाइफलाइन ऑफ गुजरात भी कहा जाता है। लाइफलाइन ऑफ गुजरात नर्मदा नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को कब मिली थी। बात किया गया है बंगाल का दीवानी अधिकार का, तो बंगाल का दीवानी अधिकार प्रदान किया गया था इलाहाबाद की संधि के बाद। इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल का दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिला था। बंगाल का दीवानी अधिकार अंग्रेजों को इलाहाबाद की संधि से प्राप्त हुआ। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव के मध्य संपन्न हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच संपन्न हुआ था। इस संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान हुई थी। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया था। ठीक है, कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया था। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र को लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो होता है वो होता है 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं लॉर्ड क्लाइव के बीच इलाहाबाद की द्वितीय संधि 4 दिन के बाद 16 अगस्त 1765 को होता है। इसके पूर्व बक्सर का युद्ध होता है 1764 में और बाद में संधि होता है इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट है चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। चुनाव आयोग का उल्लेख यह किस अनुच्छेद में है, तो यह है 324 में। 324 में चुनाव आयोग का है, वही वित्त आयोग 280 में है। चुनाव आयोग का उल्लेख 324 में है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के क तक चुनाव आयोग का उल्लेख है। सभी को 18 साल एज में जो वोटिंग का राइट होता है वो किस आर्टिकल के तहत है, तो यह है 326 में। यानी कि वोट देने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है, तो 326 के तहत। 324 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालय, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। ठीक है, 324 के अंतर्गत। नेक्स्ट है 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक। 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था, जिसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे। 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया। कब? 16 अक्टूबर 1989 को। हालांकि 1990 में उपयुक्त दोनों निर्वाचन आयुक्त के पद को समाप्त कर दिया गया और स्थिति पहले जैसी ही बन गई। 1989 में प्रारंभ हुआ, 2 अन्य को नियुक्त किया गया। 90 में फिर से वैसा ही हो जाता है, पुनः एक बार फिर अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया। अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया गया। इसके बाद से अब तक आयोग बहुसदस्यीय संस्था के तौर पे काम कर रहा है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और एक अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होगा। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, दोनों के पास शक्तियां समान होगा। उनके वेतन, भत्ते और दूसरे लाभ भी एक समान ही होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त के बीच विचार में मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय लेगा।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो तक होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त होंगे, उनका कार्यकाल जो होगा वो 6 साल या 65 साल जो भी पहले होगा वह होगा। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त का बात किया जाए तो 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक थे सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे तथा भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त BS रमा देवी 1990 से 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक रही है। BS रमा देवी प्रथम महिला चुनाव आयुक्त BS रमा देवी और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। वर्तमान में अगर बात किया जाए तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं राजीव कुमार, 25वें नंबर के हैं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। नेक्स्ट है राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाता है। राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाता है तो राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर राज्य सूची के विषय पर संसद कानून तब बनाती है जब राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाए। संविधान में राज्यसभा को 4 विशेष शक्ति प्रदान की गई है जो लोकसभा के पास नहीं है। वो 4 कौन कौन सी शक्ति है तो यह संसद को राज्य सूची अनुच्छेद 249 के विषय पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकता है। संसद को राज्य सूची के विषय पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकता है। संसद को नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकता है अनुच्छेद 312 के तहत। संसद को नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकता है अनुच्छेद 312 के तहत। केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरुआत कर सकता है। राज्यसभा से ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरुआत होती है अनुच्छेद 67 के तहत। यदि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा ऐसे समय की जाती है जब लोकसभा भंग की जा चुकी है अथवा लोकसभा का विघटन हो गया है, तब आपातकाल की घोषणा अकेले राज्यसभा के अनुमोदन पर भी प्रभावी होगा अनुच्छेद 352, 56 तथा 60। यदि राज्यसभा द्वारा आपातकाल की घोषणा ऐसे समय में की जाती है जब लोकसभा भंग हो चुकी है अथवा लोकसभा का विघटन हो गया है, तब आपातकाल की घोषणा अकेले राज्यसभा के अनुमोदन पर प्रभावी होगा। संविधान में लोकसभा को निम्नलिखित विशेष शक्तियां प्रदान है जो राज्यसभा को नहीं है। ये 4 देखें जो राज्यसभा को प्राप्त था, अब देखेंगे सिर्फ लोकसभा को कौन कौन से शक्तियां प्राप्त है जो राज्यसभा को नहीं है। धन विधेयक को प्रथम बार सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में वर्णन किया गया है, इसे सिर्फ लोकसभा में प्रथम बार पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकता है। उसे इस विधेयक को सिफारिश या बिना सिफारिश के 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य होता है। ठीक है, सिफारिश के या बिना सिफारिश के लोकसभा को लौटाना अनिवार्य होता है 14 दिन के भीतर। राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकता है, इसके अनुदान की मांग पर मतदान नहीं करता है। सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकता है राज्यसभा, इसके अनुदान की मांग पर मतदान नहीं कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा ही पारित करता है। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त जो करने का संकल्प होगा वो लोकसभा से ही पारित होगा। नेक्स्ट है राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकता क्योंकि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकता है क्योंकि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व जो होता है वो होता है लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है भारत का देशांतरीय विस्तार। ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है और भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी तो जहाँ जहाँ पे पश्चिम है वो कट जाएगा हमारा, ऑप्शन ए कटेगा, बी कटेगा। अच्छा, अब देखते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार का बात किया जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब भारत का विस्तार है। अगर ये गोलार्ध है तो ये इक्वेटर और इसके ऊपर जो स्थित है वो है भारत। कुछ इस प्रकार से स्थिति है भारत का। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत का स्थिति है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। भारत का कुल क्षेत्रफल का बात किया जाए तो 32,87,263 किलोमीटर है जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की आकृति लगभग अगर बात किया जाए तो आकृति है चतुष्कोणीय।
इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण में अगर बात किया जाए तो इसका विस्तार 3214 किलोमीटर है। वही पूरब से पश्चिम में विस्तार जो है वो है 2933 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण विस्तार है 3214, पूरब पश्चिम विस्तार है 2933 किलोमीटर। भारत के तट रेखा की कुल लंबाई है 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर तट रेखा की कुल लंबाई है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है तो 15200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल लद्दाख में स्थित है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, जिसे ग्रेट निकोबार के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का बात किया जाए तो ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट, वही सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में इंदिरा कौल है, यानी कि नीचे में है पॉइंट, ऊपर में है कौल। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का बात किया जाए तो गुजरात में स्थित है गुहार मोती। सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में गुहार मोती। सबसे पूर्वी बिंदु का बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में किबिथू। अरुणाचल प्रदेश का किबिथू सबसे पूर्वी बिंदु है। नेक्स्ट देखते हैं, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाला परत कौन सा है। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत कौन सी है तो यह है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर हमें पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। स्ट्रेटोस्फेयर अर्थात समताप मंडल पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत है। बात किया जाए अगर वायुमंडल की संरचना का तो तापीय विशेषता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। क्षोभ मंडल में क्या होता है तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत को संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल कहा जाता है। प्रथम होता है प्रथम मंडल क्षोभ मंडल। वायुमंडल की यह सबसे निचली परत है, इसे संवहन मंडल या परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल की संज्ञा दी गई है। इसकी औसत ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है। बात किया गया है औसत ऊंचाई का तो औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है। ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर, ध्रुव पर इसकी ऊंचाई कम होती है 8 किलोमीटर और वही विषुवत रेखा पर ऊंचाई हो जाता है 18 किलोमीटर, ठीक है। औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। क्षोभ मंडल औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, ध्रुव पर 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल का अन्य नाम संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल, ठीक है, सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं जैसे वाष्पीकरण, संघनन, बरसन, कोहरा, बादल, तड़ित झंझावात, चक्रवात आदि होते हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटनाएं होते हैं जैसे वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, कोहरा, बादल, तड़ित झंझावात, चक्रवात आदि घटित होते हैं। नेक्स्ट है, इसमें प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है। अर्थात 165 मीटर ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की कमी होती है। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर का मान कमते जाता है। क्षोभ मंडल समताप मंडल से ट्रोपोपॉज द्वारा अलग होता है। क्षोभ मंडल समताप मंडल से ट्रोपोपॉज द्वारा अलग होता है। यह है हमारा क्षोभ मंडल और ऊंचाई है 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल और समताप मंडल जो है एक दूसरा से ट्रोपोपॉज के द्वारा अलग होता है। वही समताप मंडल और मध्य मंडल एक दूसरे के से स्ट्रेटोपॉज के द्वारा अलग होता है तथा मध्य मंडल और आयन मंडल एक दूसरे से मेसोपॉज के द्वारा अलग होता है। ट्रोपोस्फेयर होता है, ये होता है स्ट्रेटोस्फेयर और ये होता है मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर और समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर और मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फेयर होता है। नेक्स्ट है समताप मंडल। समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर, धरातल से इसकी ऊंचाई जो लगभग है 50 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फेयर की ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर है। इस मंडल में किसी भी प्रकार की मौसमी परिघटनाएं घटित नहीं होती है। समताप मंडल में किसी भी प्रकार की मौसमी परिघटनाएं घटित नहीं होती है। इन्हीं दिशाओं के कारण वायुयान उड़ाने एवं समताप मंडल की निचली सीमा आदर्श मानी जाती है। समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती है, अतः इसमें वायुयान उड़ाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है जो 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। इस ओजोन परत द्वारा सौरजिक पराबैंगनी विकिरण द्वारा तरंगों का अवशोषण होता है। सौरजिक पराबैंगनिक विकिरण तरंग का अवशोषण होता है। समताप मंडल मध्य मंडल से स्ट्रेटोपॉज द्वारा अलग होता है। समताप मंडल मध्य मंडल से स्ट्रेटोपॉज द्वारा अलग होता है। अब है मेसोस्फेयर अर्थात मध्य मंडल। मध्य मंडल का विस्तार सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर के ऊंचाई तक है। मध्य मंडल का विस्तार 50 से 80 किलोमीटर तक ऊंचाई का है। मध्य मंडल आयन मंडल से मेसोपोज द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट है आयनोस्फेयर यानी कि आयन मंडल।
आयन मंडल का विस्तार 80 से 400 किलोमीटर के बीच है। आयन मंडल का विस्तार 80 से 400 किलोमीटर के बीच है। कुछ स्रोत में इसका वर्णन 640 किलोमीटर भी दिया जाता है। आयन मंडल में आयन अर्थात विद्युत आवेशित कण की प्रधानता है, इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। आयन मंडल में आयन अर्थात विद्युत आवेशित कण की प्रधानता होती है और आयन मंडल रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। तो संचार व्यवस्था के लिए उपयुक्त मंडल होगा वो होगा आयन मंडल। नेक्स्ट है बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर। तो यह मंडल वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर है। यह आयन मंडल के ऊपर से शुरू होकर सुदूर अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। और बहिर्मंडल में क्या होता है, तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियलिस जैसी परिघटनाएं आयन मंडल में घटित होती है, जो एक प्रकार की सौर्जिक तूफान से निष्कासित इलेक्ट्रॉन तरंग है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियलिस की घटना जो होती है वो होता है आयन मंडल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 19 में है सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है। सीता माता की जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है सीता माता की जयंती। सीता माता की जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्षमी को नवमी को मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सभी महीने के नाम अगर बात किया जाए तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, माघ, अघन, पूस, माघ, फाल्गुन है। चैत्र माह से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। चैत्र माह से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है सर्वाधिक, क्वेश्चन नंबर है 20। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बादल पछाव बादल कहलाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा डी, पछाव बादल। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल पछाव बादल कहलाता है। अगर बात किया जाए बादलों का वर्गीकरण का, तो औसत ऊंचाई के आधार पर बादल को 3 मुख्य वर्ग में तथा 10 उपवर्गों में बांटा जाता है। 3 मुख्य वर्ग में और 10 उपवर्ग में बांटा गया है। उच्च बादल, इनकी ऊंचाई 6000 से 20000 मीटर तक होता है। उच्च बादल वे बादल होते हैं जिनकी ऊंचाई 6000 से 20000 मीटर तक होता है। पछाव बादल, उच्च बादल में प्रथम है वो है पछाव बादल। ये आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर सफ़ेद रेशम की भांति कोमल और बिखरे बादल होते हैं। ठीक है, पछाव बादल आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर सफ़ेद रेशम की भांति कोमल और बिखरे बादल होते हैं। हिमकण से बने होते हैं, इसलिए इनमें वर्षा नहीं होती है। हिमकण के बने होने के कारण वर्षा नहीं होती है। चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले यही मेघ दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। ठीक है, पछाव बादल। नेक्स्ट है पछाव स्तरी बादल। पछाव स्तरी बादल ये बृहद क्षेत्र में दूधिया चादर की भांति फैले रहते हैं। इनके आगमन पर सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल यानी कि हैलो बन जाता है। चक्रवात के आगमन के क्रम में पछाव मेघों के तत्काल बाद यही बादल दिखाई देता है। पछाव मेघ के बाद पछाव स्तरी बादल दिखाई देता है चक्रवात के बाद। नेक्स्ट है पछाव कपासी बादल। पछाव बादल, पछाव स्तरी बादल और पछाव कपासी बादल। प्रथम जो था वो था पछाव बादल, द्वितीय है पछाव स्तरी बादल और तृतीय है पछाव कपासी बादल। ये सफ़ेद रंग के छोटे छोटे गोले की भांति दिखाई पड़ते हैं तथा इनमें प्रायः समूह में या लहरनुमा के रूप में दिखाई पड़ते हैं। पछाव कपासी बादल। तो पछाव बादल के 3 टाइप हुए। उच्च स्तरी बादल के 3 टाइप, पछाव कपासी और पछाव स्तरी बादल। अगला है मध्य बादल। मध्य बादल का बात किया जाए तो इनका ऊंचाई जो होगा वो होगा 2500 से 6000 मीटर तक। 2500 से 6000 मीटर तक इनका ऊंचाई होगा मध्य बादल का। मध्य बादल में प्रथम जो है वो है उच्च स्तरी बादल। उच्च स्तरी बादल ये भूरे अथवा नीले रंग के लगातार चादर की भांति फैले छोटे स्तर वाले बादल होते हैं। इनके छाए रहने से सूर्य का प्रकाश धुंधला और अस्पष्ट दिखाई देता है। इनसे विस्तृत क्षेत्रों पर लगातार वर्षा होती है। उच्च स्तरी बादलों के द्वारा उच्च स्तरी बादल ये भूरे या नीले रंग के लगातार चादर की भांति फैले छोटे स्तर वाले बादल हैं। इनके छाए रहने से सूर्य का प्रकाश धुंधला और अस्पष्ट दिखाई देता है। इनसे विस्तृत क्षेत्रों पर लगातार बारिश होता है। नेक्स्ट है उच्च कपासी बादल। ये सफ़ेद और भूरे रंग के पतले गोलाकार धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। संपूर्ण आकाश में ये महीन चादर के रूप में बिखरे होते हैं। अगला है निम्न बादल। निम्न बादल में ऊंचाई इनका होता है 2500 मीटर तक। निम्न बादल ऊंचाई है 2500 मीटर तक। और प्रथम जो है वो है स्तरी बादल। ये धरातल के निकट कोहरे के समान बादल हैं। इनमें कई परत पाई जाती है। सामान्यतः ये आकाश में पूरी तरह छाए रहते हैं।
शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में शीत ऋतु में दो विपरीत स्वभाव वाले वायु राशियों के मिलने से प्रायः इनका निर्माण होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में शीत ऋतु में दो विपरीत स्वभाव वाले वायु राशियों के मिलने से स्तरीय बादल का निर्माण होता है। अगला है स्तरीय कपास बादल। स्तरीय कपास बादल ये हल्के भूरे या सफ़ेद रंग के गोलाकार धब्बे के रूप में मिलते हैं। ये हल्के भूरे या सफ़ेद रंग के गोलाकार धब्बे के रूप में मिलते हैं। जाड़े के मौसम में प्रायः संपूर्ण आसमान को ढक लेते हैं। ये सामान्यतः साफ मौसम के सूचक हैं। अगला है वो है कपासी बादल। इनका आकार गुंबदाकार और फूलगोभी की भांति होता है। कपासी बादल का आकार गुंबदाकार या फूलगोभी की भांति होता है। इसका आधार क्षेत्र समतल पाया जाता है। आधार क्षेत्र समतल होगा। प्रायः साफ मौसम की सूचना देते हैं कपासी बादल। साफ मौसम की सूचना देते हैं कपासी बादल। अगला है कपासी वर्षा बादल। ये अधिक गहरे काले और सघन बादल है। कपासी वर्षा बादल ये अधिक गहरे काले और सघन बादल हैं। नीचे से ऊपर की ओर विशाल मीनार की भांति उठे रहते हैं। 7500 मीटर इनकी ऊंचाई होती है। इन बादलों से भारी वर्षा, ओला, तड़ित, झंझावत आदि उत्पन्न होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में शीत वाताग्रों के सहारे मुख्यतः इन्हीं बादलों से वर्षा होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में शीत वाताग्र के कारण इन्हीं के सहारे वर्षा होती है, कपासी वर्षा बादल के कारण ही। नेक्स्ट है वर्षा स्तरीय बादल। वर्षा स्तरीय बादल ये धरातल से कम ऊंचाई पर स्थित घने काले और विस्तृत बादल हैं। ये बादल वायुमंडल में आर्द्रता को बढ़ा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शीघ्र वर्षा होने लगती है। वर्षा स्तरीय बादल आर्द्रता को बढ़ाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा जल्द होने लगता है। शीतोष्ण कटिबंध चक्रवातों में उष्ण वाताग्रों के सहारे इन्हीं बादल से वर्षा होती है। वर्षा स्तरीय बादल के द्वारा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में उष्ण वाताग्र के सहारे वर्षा स्तरीय बादल से ही वर्षा होता है। नेक्स्ट है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा गया है। नीला ग्रह, नीला ग्रह कहा गया है पृथ्वी को। ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे कोई नहीं होगा। नीला ग्रह, नीला है वो है पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा दी गई है। नेपच्यून को नीला नहीं, नेपच्यून यानी कि वरुण नहीं। बृहस्पति को पीला ग्रह की संज्ञा दी गई है। मार्स को लाल ग्रह, ठीक है, मार्स को लाल ग्रह की संज्ञा, और बृहस्पति को पीला ग्रह की संज्ञा दिया गया है। बृहस्पति को पीला ग्रह की संज्ञा दिया गया है। नेपच्यून को नीला ग्रह नहीं दिया गया है। वरुण ग्रह पर मौजूद मीथेन गैस द्वारा लाल प्रकाश के अवशोषण के कारण वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है। यह गलत लग रहा है। सौरमंडल का थोड़ा सा ये आप कमेंट करके बतलाना है क्या ये क्वेश्चन सही है। नीला ग्रह यह सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है, ठीक है, ये तो सही है। अरुण वरुण यानी कि सबसे दूर है अर्थात सबसे सर्वाधिक ठंडा है, ये सही है। इसका वायुमंडल अति घना है। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनियम विद्यमान है। इसके प्रमुख उपग्रह है ट्रिटॉन और नेरीड। शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहा जाता है, यह सही है। मंगल की सतह लाल जो है, मंगल लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। फेरस ऑक्साइड की उपलब्धता के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। शनि को गैसों का गोला एवं गैलेक्सी समान ग्रह कहा जाता है, यह भी सही है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह या हरा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। अरुण को हरा ग्रह की संज्ञा दी गई है। अरुण को हरा, बृहस्पति को पीला, पृथ्वी को नीला ग्रह और लाल जो है वो है मंगल। लाल है मंगल, बृहस्पति है पीला, हम यानी कि पृथ्वी है नीला, ठीक है। अरुण है हरा ग्रह। नेक्स्ट है किसने गति के नियम को प्रतिपादित किया था। गति का नियम का प्रतिपादक है न्यूटन। न्यूटन के द्वारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिया गया था। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन न्यूटन के द्वारा दिया गया था। आर्किमिडीज ने जल से संबंधित आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया। आइंस्टीन के द्वारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज की जाती है और पास्कल ने जल से संबंधित पास्कल का नियम दिया। हाइड्रोलिक ब्रेक जो संबंधित है वो है पास्कल के नियम पे, ठीक है। तो गति के नियम का प्रतिपादन आइजैक न्यूटन, भौतिकी के पिता कहे जाते हैं, आइजैक न्यूटन ने दिया था। गति के नियम का प्रतिपादन आइजैक न्यूटन ने दिया। आइजैक न्यूटन 1684 में अपनी पुस्तक द प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स में गति के नियम का प्रतिपादन किया। इन्होंने गति के नियम को 3 नियम को प्रतिपादन किया। प्रथम नियम बतलाता है कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रहा है तो वैसे ही चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। अर्थात जो वस्तु रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, जो वस्तु मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। जो अपना मोशन, जो अपना
अवस्था को चेंज ना करता हो वो कहलाता है जड़त्व। ऐसा प्रवृत्ति जो अपना अवस्था में स्वतः चेंज ना करे वो जड़त्व कहलाता है। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था गैलीलियो के द्वारा। जड़त्व का नियम दिया गया था गैलीलियो के द्वारा। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप होता है। प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है और द्वितीय नियम से बल का व्यंजक मिलता है और तृतीय नियम से बल की प्राकृतिक प्राप्त होती है। तीनों नियम याद रखना है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा, द्वितीय नियम से बल का व्यंजक और तृतीय नियम से बल का प्राकृतिक का पता लगता है। अगर बात किया जाए उदाहरण का, तो पेड़ की टहनी को हिलाने से उसमें फल टूटकर नीचे गिर पड़ते हैं। पेड़ की अगर टहनी को हिलाया जाता है तो फल टूटकर नीचे गिर जाता है। यह है जड़त्व का ही एग्जाम्पल है। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु वही पत्थर मारते हैं तो कांच के टुकड़े हो जाते हैं। पेड़ की टहनियों को हिलाने से उसमें फल टूटकर नीचे गिर पड़ते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु वही पत्थर मारने से पर कांच के टुकड़े हो जाते हैं। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं और चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये सभी जड़त्व के एग्जाम्पल हैं। अगर बात किया जाए न्यूटन का द्वितीय नियम का, तो किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, अर्थात F = m/a। द्वितीय नियम को हम इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं, वस्तु के संवेग में परिवर्तन यानी कि dp/dt। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा dp/dt के, अर्थात p = हम लिख सकते हैं m/dv/dt और dv/dt जो कहलाता है वो कहलाता है एक्सेलरेशन, यानी कि f जो बराबर होगा वो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो वही लिखा गया है, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है और संवेग परिवर्तन आरोपित बल के दिशा में होता है, यानी कि F = ma। इसका उदाहरण है, क्रिकेट खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथ को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट कम लगे। समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद और टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है। गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगता है तथा गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे। अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। ये सभी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है तृतीय नियम। बात किया जाए, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहले वस्तु पर तत्क्षणिक यानी कि इंस्टेंटेनियस बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, जो दोनों बल होंगे परिमाण में सदैव समान होंगे, यानी कि दोनों बराबर बल लगाएंगे, लेकिन जो डायरेक्शन होगा हमेशा अपोजिट होगा और दो वस्तुएं होंगे। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि एक्शन रिएक्शन का नियम भी कहा जाता है। एग्जाम्पल का बात किया जाए तो बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, नाव के किनारे पर से जमीन पर कूदने पर नाव का पीछे हटना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना, कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे की ओर गिर जाना, नाव खेने के लिए बांस को पीछे खींचना, ये सभी न्यूटन के गति के तृतीय नियम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है क्या। प्रकाश संश्लेषण में क्या आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस पौधों के
हरे भाग सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से अवशोषित जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन जल सहायक उत्पाद के रूप में विकसित होता है। पौधे में होने वाला यह क्रिया हरित लवक या पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में संपन्न होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में, सूरज के प्रकाश में और पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो बनेगा वो बनेगा ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन मुक्त होगा। ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन मुक्त होगा। पर्णहरित, बात की जाए पर्णहरित वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिका में पाया जाता है। पर्णहरित मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिका में पाया जाता है। पौधे की जिन कोशिका में पर्णहरित उपस्थित होता है तो वह केवल प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाता है। पौधों में पर्णहरित प्रायः हरी पत्तियों में पाया जाता है। पर्णहरित हरी पत्तियों में पाया जाता है। इस कारण पौधों पत्तियों को पौधे का प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। पर्णहरित केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। ठीक है, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है तो वो है मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण एक जटिल अभिक्रिया है जो दो चरणों में संपन्न होता है। एक है लाइट रिएक्शन, एक है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन किसे बोलेंगे तो यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक के ग्रेना वाले भाग में होता है। लाइट रिएक्शन हमेशा ग्रेना वाले पार्ट में होता है, वही डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा पार्ट में होता है। ठीक है, स्ट्रोमा पार्ट में डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन ग्रेना वाले भाग में होता है। इस अभिक्रिया की खोज हिल नामक वैज्ञानिक ने की थी, जिसके कारण इसे हिल अभिक्रिया भी कहा जाता है। प्रकाश अभिक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश अभिक्रिया में NADPH प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश अभिक्रिया में NADPH2 एवं ATP का निर्माण होता है। NADPH2 तथा ATP का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण की दूसरी अवस्था या अप्रकाशीय अभिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन में होता है। अप्रकाशिक अभिक्रिया डार्क रिएक्शन, इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया इसलिए नहीं कहते क्योंकि यह अंधेरे में होता है, बल्कि इसलिए कहते हैं कि इस अभिक्रिया हेतु प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। यह अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में प्रकाश अभिक्रिया में बने NADPH2 यानी कि निकोटानामाइड एड्यूनिन डाइसाइक्लोटोइड फॉस्फेट या तथा ATP की सहायता से संपन्न होता है। डार्क रिएक्शन जो होता है पत्ती के स्ट्रोमा पार्ट में, हरित लवक के स्ट्रोमा वाले भाग में प्रकाश अभिक्रिया में जो बनता है NADPH2 और ATP की सहायता से संपन्न होता है। इस अभिक्रिया का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन मेल्विन कैल्विन नामक वैज्ञानिक ने किया था। लाइट रिएक्शन का हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए उसे हिल रिएक्शन भी कहा गया, और इसे अर्थात डार्क रिएक्शन को मेल्विन कैल्विन नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन किया था। शैवाल और हाइड्रिला जो प्रायः जल में मिलते हैं का पूरा शरीर प्रकाश संश्लेषी होता है। शैवाल और हाइड्रिला जो प्रायः जल में मिलते हैं उसका पूरा शरीर प्रकाश संश्लेषी होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है। प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है तो अपघटक को, ऑप्शन हो जाएगा सी, अपघटक को प्राकृतिक सफाई कर्मी की संज्ञा दी गई है। अपघटक को प्राकृतिक सफाई कर्मी की संज्ञा दी गई है। बात किया गया है अपघटक का, प्राकृतिक सफाई कर्मी का, तो यह है अपघटक। अपघटक को प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। अपघटक पौधे और उपभोक्ता के मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करने के साथ साथ जटिल कार्बनिक यौगिकों का साधारण यौगिक में अपघटित करते हैं। इस कारण इसे प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। अपघटक वर्ग के अंतर्गत मुख्यतः जीवाणु और कवक आते हैं। मुख्यतः जीवाणु और कवक आते हैं अपघटक में। बात किया जाए अगर उत्पादक का, तो उत्पादक के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे, कुछ खास जीवाणु और शैवाल आते हैं। उत्पादक के अंतर्गत पेड़ पौधे आएंगे, जीवाणु आएंगे, शैवाल आएंगे जो सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बना सकते हैं। ऐसे जीव एवं पौधे स्वपोषी अथवा प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक प्रायः जड़ युक्त पौधे, शाख, झाड़ी और वृक्ष, जबकि गहरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पादप पलवक यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स नामक पलवक पौधे प्रमुख उत्पादक होते हैं। अगर बात किया जाए उपभोक्ता का यानी कि कंज्यूमर का, तो प्राथमिक उपभोक्ता वह उपभोक्ता है जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहता है। प्राथमिक उपभोक्ता उसे कहा जाएगा जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता मुख्यतः शाक भक्षी होते हैं जैसे बकरी, खरगोश, ऊँट। द्वितीयक उपभोक्ता वो कहलाएंगे वह उपभोक्ता जो पोषण के लिए शाक भक्षी प्राणियों पर निर्भर रहते हैं जैसे सांप हो गया, भेड़िया हो गया, ये सभी द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। तृतीयक उपभोक्ता का बात किया जाए तो वो उपभोक्ता जो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता को अपना आहार बनाते हैं वो कहलाएंगे तृतीयक उपभोक्ता, जैसे बाज, शेर, बाघ इत्यादि।
पारिस्थितिकी तंत्र के घटक का बात किया जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। वही अगर बात किया जाए अजैविक घटक का तो अजैविक घटक के तीन कारक हैं, भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। बात किया जाए अगर अजैविक घटक का भौतिक कारक कौन कौन सा है तो है तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब, ये सभी भौतिक कारक है। भौतिक कारक तापमान, आर्द्रता, प्रकाश और वायुमंडलीय दाब। वही अकार्बनिक कारक का बात किया जाए तो जल, वायुमंडलीय गैस, मिट्टी, खनिज, ये सभी अकार्बनिक कारक हैं। वही बात किया जाता है अगर कार्बनिक कारक का, अजैविक घटक का, कार्बनिक कारक का तो अजैविक घटक के कार्बनिक कारक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा इत्यादि ये सभी कार्बनिक कारक हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था का संबंध है 73वां संविधान संशोधन से। ऑप्शन हो जाएगा ए, 73वां संविधान संशोधन से। क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन बोला गया है पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो पंचायती राज व्यवस्था का संबंध है 73वां संविधान संशोधन से। ऑप्शन हो जाएगा ए, 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इस अधिनियम में संविधान में एक नया भाग 9 में सम्मिलित किया और पंचायत नाम दिया गया। 9 को सम्मिलित किया गया और पंचायत नाम दिया गया है। भाग 9 में अनुच्छेद 243 के क से न तक प्रावधान किया गया है पंचायती राज का। 243 के क से न तक, 243 के क से न तक वर्णन किया गया है पंचायती राज का। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा इस सूची में पंचायत को 29 कार्यकारी विषय वस्तु दिए गए। 29 पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यकारी विषय वस्तु दी गई। निम्नलिखित समितियों का संबंध है पंचायती राज से। पंचायती राज को से संबंधित समितियां कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो प्रथम आया बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। वही अशोक मेहता समिति 20 साल के बाद 1977 में। जीवी के राव समिति 1985 में। जीवी के राव समिति 1985 में। एलएम सिंधवी समिति 1986 में। थुंगन समिति 1988 में और गौडगिल समिति 1988 में। एलएम सिंधवी समिति 1985 में, जीवी के राव 85 में, थुंगन 88 और गाडगिल 88। दो याद रखेंगे, थुंगन और गाडगिल 88 में और जीवी के राव 85 और एलएम सिंधवी 86 और बलवंत राय और अशोक मेहता 57 और 77। इस प्रकार से याद रखेंगे, बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता 57 77, जीवी के राव, एलएम सिंधवी 85 86, थुंगन और गौडगिल 88 में। नेक्स्ट है उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकरण के लिए सर्वप्रथम राजीव गांधी सरकार ने 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया था। हालांकि यह पारित नहीं हो सका था। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम भी 1992 में पारित हुआ। 73वां भी 1992 में ही पारित हुआ था और 74वां भी 1992 में ही पारित हुआ। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में भाग 9 के क को जोड़ा और 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। भाग 9 के क के तहत नगर पालिका को जोड़ा गया और इस प्रकार इस अधिनियम ने नगर पालिका यानी कि शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को 18 कार्यकारी विषय वस्तु का उल्लेख किया गया है। वही 11वें में 29 कार्यकारी विषय वस्तु का और 12वीं में 18 कार्यकारी विषय वस्तु का नगर पालिका से संबंधित है। निम्नलिखित समिति एवं आयोग का संबंध है शहरी स्थानीय स्वशासन से। शहरी स्थानीय स्वशासन से 1949 से 51 के बीच आया था स्थानीय वित्तीय जांच समिति पिक के बटाल के अध्यक्षता में। पिक के बटाल के अध्यक्षता में स्थानीय वित्तीय जांच समिति 1949 से 51 में गठन हुआ था। 1953-54 में कर रोपण जांच आयोग के लिए जॉन मथाई की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ। कर रोपण जांच आयोग 1953-54 में। उसके बाद 1963 से 65 के बीच नगर निगम कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर गठित समिति नरुद्दीन अहमद की अध्यक्षता में गठित किया गया था। नरुद्दीन अहमद के 1963 से 66 के बीच ग्रामीण नगरीय संबंध समिति एपी जैन की अध्यक्षता में गठित किया गया था। 1963 में स्थानीय नगर निकाय के वित्तीय संसाधनों के संवर्धन के लिए मंत्रियों की समिति रफीक जकारिया की अध्यक्षता में गठित की गई थी। 1963 में स्थानीय नगर निकाय के वित्तीय संसाधन के संवर्धन के लिए मंत्रियों की समिति रफीक जकारिया की अध्यक्षता में गठित की गई थी। 1965 से 68 के बीच नगर निगम कर्मचारियों की कार्यदशा पर समिति बीएस मूर्ति की अध्यक्षता में गठित की गई थी। 1974 में नगर प्रशासन में बजटीय सुधार
पर समिति गिरिजापति मुखर्जी की अध्यक्षता में गठित हुआ। नगर प्रशासन में बजटीय सुधार पर समिति गिरिजापति मुखर्जी की अध्यक्षता में गठित हुआ था। 1982 में स्थानीय नगर निकाय और नगर निगमों के गठन शक्ति और कानूनी पर गठित अध्ययन दल के.एन. सहाय की अध्यक्षता में गठन हुआ। 1985-88 में नगरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग C.N. कुरिया की अध्यक्षता में गठन किया गया था। उल्लेखनीय है कि 1989 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकसभा में 65वां संविधान संशोधन विधेयक पेश कर शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का प्रयास किया, लेकिन यह राज्यसभा से पारित नहीं हुआ और निरस्त हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क के तहत यह एक विधिक अधिकार बना है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में निम्न संशोधन किए गए। राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पूर्ण विचार के लिए भेज सकता है। हालांकि पूर्ण विचार के बाद कैबिनेट द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। ठीक है, यह 44वां संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया। अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रशासक को संतुष्टि के उपबंध को समाप्त किया गया। अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रशासक के संतुष्टि के उपबंध को समाप्त किया गया। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में जो आंतरिक अशांति था उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। राष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था बनाई गई कि वह केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है। कैबिनेट के लिखित सिफारिश पर, अर्थात कैबिनेट वर्ड जो मंत्रिमंडल शब्द 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा ही जोड़ा गया था अनुच्छेद 352 में। मंत्रिमंडल शब्द का वर्णन एकमात्र बार अनुच्छेद 352 में किया गया है। मूल अधिकार की सूची से संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया और इसे केवल एक विधिक अधिकार बना दिया गया और भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता, यह प्रावधान किया गया। 20 और 21 को मूल अधिकार में राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता, यह बनाया गया। नेक्स्ट है बर्फ क्या है। तो बर्फ यह एक आणविक ठोस है। बर्फ एक आणविक ठोस है। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक घटता है और आयतन बढ़ता है। बर्फ में अगर अशुद्धि मिला दिया जाए तो गलनांक कम हो जाता है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम। जब बर्फ समुद्र में के पानी में तैरता है तो आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। अगर बात किया जाए बर्फ का घनत्व का तो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है बर्फ का घनत्व। जब किसी पानी भरे पात्र में बर्फ तैर रही होती है तब बर्फ के पिघल जाने पर पात्र में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है। जल का आयतन 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर घटता है। अगर बात किया जाए आयतन का तो इस प्रकार से ग्राफ होता है। ग्राफ इस प्रकार से होता है। आयतन यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ ये है। 0 डिग्री से 4 डिग्री सी पर गर्म करेंगे तो आयतन 4 डिग्री पर मिनिमम होगा और 4 डिग्री के बाद आयतन बढ़ेगा। 4 डिग्री के बाद आयतन बढ़ेगा और 0 डिग्री से 4 डिग्री पर आने के क्रम में घटेगा। अर्थात आयतन 4 डिग्री पर न्यूनतम, वही घनत्व जो होगा वो हो जाएगा अधिकतम। घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक। सर्वोच्चता के सिद्धांत से तात्पर्य ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वोच्चता से है। इसमें कहा गया कंपनी की शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल होता है 1823 से 23 के बीच। 1813 से 23 के बीच लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्य होता है और इस समय युद्ध होता है आंग्ल नेपाल युद्ध। 1814 से 16 के बीच आंग्ल नेपाल युद्ध होता है जो सुगौली की संधि के तहत 1816 में समाप्त होता है। सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंगस को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंगस की उपाधि दी गई थी। मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंगस की उपाधि सुगौली की संधि के बाद दी गई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 के बीच मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 के बीच हुआ जिसके अंतर्गत मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। मराठा में पेशवा पद को समाप्त किया गया था 1818 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में लागू किया जाता है मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो के द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में टॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया जाता है मद्रास में और यह लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में किया जाता है। महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया जाता है 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा
पंजाब में। 1822 में टेनेंसी एक्ट लागू किया जाता है बंगाल में। ये सभी कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव जुलाई 1946 में होता है। जुलाई 1946 में चुनाव होता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं 11 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में टोटल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगता है। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस होता है। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा की प्रमुख समिति एवं उनके अध्यक्ष संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू। प्रांत के सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांत संविधान समिति के अध्यक्ष पटेल और संघ के जो थे वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूप के यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? महात्मा गांधी से संबंधित है यंग इंडिया। यंग इंडिया, ठीक है। बात किया जाए पद्मावत तो मलिक मोहम्मद जैसी। तमस के लेखक है भीष्म साहनी। इंडिया डिवाइडेड मुल्क राज आनंद का बुक है। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। यंग इंडिया पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है। महात्मा गांधी से संबंधित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तक का बात किया जाए तो यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड, ये सभी महात्मा गांधी से संबंधित पत्र पत्रिकाएं हैं। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एथिकल रिलीजन और पाथवे टू गॉड, ये सभी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड महात्मा गांधी की पुस्तक है। महात्मा गांधी से संबंधित संस्थाएं अगर बात किया जाए तो नटाल इंडिया कांग्रेस 1894 में, फिनिक्स आश्रम 1904 में, टॉलस्टॉय फॉर्म 1910 में और हरिजन सेवक संघ 1932 में। नेक्स्ट है लघु पथन के समय परिपथ में क्या होता है? लघु पथन के समय परिपथ में धारा का वैल्यू क्या होता है? तो धारा का वैल्यू बढ़ जाता है, धारा का मान बढ़ जाता है। लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट्स के समय परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है। अतिभारण यानी कि ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किटिंग से बचाव हेतु फ्यूज का उपयोग किया जाता है। अच्छा फ्यूज जो होता है तार टीन के बना होता है। सस्ता फ्यूज सीसा और टीन का मिश्र धातु का बना होता है जिसका गलनांक कम होता है। विद्युत फ्यूज सतह परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आजकल फ्यूज के स्थान पर लघुपथ परिपथ विच्छेदक यानी कि MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। घरों में दी जाने वाली विद्युत 220 वोल्ट AC धारा होती है जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लवों के द्वारा किया गया था। महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने किया। सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने किया। रथ मंदिर में सबसे छोटा रथ द्रौपदी का रथ है जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं है। पल्लव वंश के संस्थापक जो थे वह थे सिंह विष्णु, राजधानी था कांचीपुरम। कृतार्जुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। कृतार्जुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। मत विलास प्रहसन की रचना पल्लव शासक महेंद्रवर्मन प्रथम ने की थी। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण किया। नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा कांची में कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण किया गया था। 10 कुमार चरित्र के लेखक दांडी नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। 10 कुमार चरित्र के लेखक दांडी नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे और कृतार्जुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट है किस ऐप को RPF द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? किस ऐप को RPF द्वारा प्रतिबंधित किया है? तो रियल मैंगो को प्रतिबंधित किया गया है। रियल मैंगो ऐप को RPF द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। रियल मैंगो एक अवैध सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग रेलवे में आरक्षण की पुष्टि के लिए किया जाता है। RPF का गठन रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1997 के द्वारा 1959 में किया गया। 1957 के द्वारा 1959 में किया गया था RPF का गठन। संसद
ने आरपीएफ अधिनियम में 20 सितंबर 1985 को संशोधन कर आरपीएफ को संघ का एक सशस्त्र बल का दर्जा दिया। अतः हर साल 20 सितंबर को हम आरपीएफ की स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। 20 सितंबर को आरपीएफ की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 34। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? भारत की साक्षरता दर है वो है 73%। भारत की साक्षरता दर 73%। अंतिम आंकड़ों के अनुसार अभी है 74.04%। भारत में पुरुष साक्षरता दर है 82.14। पुरुष साक्षरता दर है 82.14। महिला है 65.46। लिंगानुपात का बात किया जाए तो भारत का है 943 और वही शिशु लिंगानुपात है 919। 943 और 919। 943 लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात है 943। जनसंख्या घनत्व का बात किया जाए तो जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर बात किया जाए बिहार का, तो बिहार के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो बिहार की साक्षरता दर है 61.8%। बिहार का साक्षरता दर 61.8%। वही मेल का 71.2 और फीमेल का 51.5%। 61 ओवरऑल है, मेल का 71.2 है, फीमेल का 51.5 है। बिहार का लिंगानुपात का बात किया जाए तो 918 लिंगानुपात है और शिशु लिंगानुपात है 935। शिशु लिंगानुपात है 935। जनसंख्या घनत्व का बात किया जाए तो जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र टसीगंग किस राज्य में स्थित है? टसीगंग किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र टसीगंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम का विकल्प दिया गया था। वोट फ्रॉम होम का विकल्प सर्वप्रथम कर्नाटक विधानसभा चुनाव में दिया गया था। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो हैं राजीव कुमार और ये हैं 25वें नंबर के। वर्तमान में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं HR श्रीनिवास। HR श्रीनिवास बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। नेक्स्ट देखते हैं रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? रानी दुर्गावती ये गोंडवाना की शासिका थी। गोंडवाना की रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासिका थी। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को बांदा में प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट किरत राय के परिवार में हुआ था। किरत राय के परिवार में रानी दुर्गावती का जन्म होता है। रानी दुर्गावती बचपन से ही तीरंदाजी तलवारबाजी का बहुत शौक था। दुर्गावती का विवाह 1542 में गढ़कटंगा गोंडवाना के शासक दलपत शाह के साथ होता है। 1550 में राजा दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है। रानी दुर्गावती पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को राजगद्दी पर बैठाकर खुद राज्य की शासिका बन जाती है। अकबर के काल में गोंडवाना पर विजय अभियान आसफ खां के नेतृत्व में हुआ था। अकबर के समय में गोंडवाना पर विजय आसफ खां के नेतृत्व में हुआ था, क्योंकि अकबर उस समय उज़्बेक का विद्रोह का सामना कर रहा था। 1564 में दुर्गावती को युद्ध में पराजित कर दिया गया। बाद में इस राज्य को अकबर ने इसी राजवंश से संबंधित चंद्रशाह को सौंप दिया गया था। नेक्स्ट है कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है? कौन सा रोग जो है वो है बैक्टीरिया जनित। तो टाइफाइड होता है बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन हो जाएगा सी, टाइफाइड बैक्टीरिया जनित रोग है। अन्य बात किया जाए बैक्टीरिया जनित रोग तो ये हो जाएगा कोढ़, डिप्थेरिया, टेटनस, प्लेग, सिफिलिस। कोढ़, डिप्थेरिया, टिटनस, प्लेग, सिफिलिस, हैजा, निमोनिया, गुनेरिया, क्षय रोग ये सभी बैक्टीरिया के कारण होता है। अगर बात किया जाए विषाणु जनित रोग का तो विषाणु जनित रोग हो जाएगा हेपेटाइटिस, खसरा, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चेचक, रेबीज, डेंगू ज्वर, एड्स ये सभी विषाणु के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस वायरस, खसरा वायरस के कारण, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चेचक, रेबीज, डेंगू ज्वर और एड्स ये सभी विषाणु जनित रोग है। अगर वही बात किया जाता अगर कवक जनित रोग का तो कवक जनित रोग है एथलीट फुट, मुद्रा फुट, दाद, खाद, खुजली ये सभी कवक जनित रोग हैं। कोविड-19 एक श्वसन आधारित रोग है जो कोरोना वायरस द्वारा फैलता है, विषाणु द्वारा फैलता है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग का बात किया जाए तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी, जीरोथैलेमिक ग्वाइटर ये सभी विटामिन ए के कारण होता है। B1 के कारण बेरी रोग होता है। B3 के कारण प्लेग्रा होता है। B11 के कारण पेचिस होता है। B1 के कारण बेरी, B3 के कारण प्लेग्रा, B11 के कारण पेचिस, विटामिन सी के कारण एस्कर्बिक एसिड, विटामिन सी के कारण अस्कर्बी रोग होता है। वही विटामिन डी के कारण रिकेट्स रोग और के कारण हीमोफीलिया रोग होता है। ए के कारण रतौंधी और जीरोथैलेमिया, B1 के कारण बेरी, B3 के कारण प्लेग्रा, B11 के कारण पेचिस, डी के कारण रिकेट्स, के कारण हीमोफीलिया नामक रोग होता है। पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे? बात किया गया है पाटलिपुत्रा के संस्थापक है उदायन। पाटलिपुत्रा के संस्थापक है उदायन। उदायन हर्यक वंश का शासक था। यह हर्यक वंश से बिलोंग करते हैं। और बात किया जाए हर्यक वंश का तो हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र होता है अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र है उदायन। बिंबिसार
4 संस्थापक बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र है उदयन, जो 460 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। 441 में उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। पूर्व में राजधानी जो था वो था राजगृह। उसने पटना में गंगा एवं सोन के संगम पर एक किला भी बनवाया था। नेक्स्ट है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज C6H12O6। वही अगर बात किया जाए चीनी का तो C12H22O11, यह है सुक्रोज का। सुक्रोज का यानी चीनी का सूत्र है C12H22O11। ग्लूकोज का होता है C6H12O6। नेक्स्ट देखते हैं ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ग्लूकोज प्राकृतिक में मुक्त अथवा संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह मीठे फलों, शहद में भी पाया जाता है। गन्ना, शक्कर, सुक्रोज से भी प्राप्त किया जाता है। सुक्रोज का एल्कोहल की उपस्थिति में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या H2SO4 द्वारा जल अपघटन करने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। सुक्रोज को जल और HCl की उपस्थिति में अगर करते हैं जल अपघटन तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज को HI के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर N-हेक्सेन प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया से यह निष्कर्ष निकलता है ग्लूकोज के 6 कार्बन परमाणु सीधे श्रृंखला से जुड़े होते हैं। ग्लूकोज हर जीवित प्राणी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े स्तनधारी सभी जीव वायवीय और अवायवीय किण्वन प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। जीवों के लिए ग्लूकोज ऊर्जा का प्रमुख साधन है। मनुष्य द्वारा खाए गए अन्न का प्रमुख हिस्सा होता है कार्बोहाइड्रेट्स। मनुष्य द्वारा खाए गए अन्न का प्रमुख हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। पाचन क्रिया के दौरान अन्न का विघटन मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स में होता है। तैयार सेक्राइड्स अधिकतम ग्लूकोज होता है। प्राकृतिक रूप में यह परीक्षा भारी जल। नेक्स्ट है अगर बात किया जाए भारी जल तो भारी जल है यह है टी यानी कि ड्यूटेरियम भारी जल है। शुष्क बर्फ का बात किया जाए तो CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ। जल गैस का बात किया जाए तो CO+H2 जल गैस कहलाता है। CO+H2 जल गैस कहलाता है। वही इथाइल अल्कोहल C2H5OH को इथाइल अल्कोहल कहा जाता है। मंड C6H10O5N यह मंड कहलाता है। वही फॉर्मेलिन का बात किया जाए तो CH2O को फॉर्मेलिन कहा जाता है। CH2O या HCHO को फॉर्मेलिन कहलाता है। वही अगर बात किया जाए एसिटिक एसिड सिरका तो सिरका CH3COOH को सिरका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कोठारी आयोग का संबंध किससे है। कोठारी आयोग का संबंध है शिक्षा से। कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से है। अन्य शिक्षा से संबंधित है सैंडलर आयोग, हार्टोग आयोग, हंटर आयोग, सैंडलर, हार्टोग, बर्धा, मैकाले का मिंट, वुड्स डिस्पैच, ये सभी शिक्षा से संबंधित आयोग है। बात किया गया है कोठारी आयोग का तो कोठारी आयोग 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के अध्यक्षता वाली स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार और नई दिशा देने के उद्देश्य से कोठारी आयोग का गठन किया। 1964 में डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर कोठारी। नेक्स्ट है दोदा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा यह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदी। अनाईमुदी है अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी। दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में मिलते हैं, जिसका सर्वोच्च शिखर है दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। दोदा बेटा दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ स्थित है। अन्नामलाई का सर्वाधिक ऊंची चोटी है अनाईमुदी, जिसका ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। अनाईमुदी की ऊंचाई है 2695 और दोदा बेटा का ऊंचाई है 2637 मीटर। यह पश्चिमी घाट सहित संपूर्ण दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिंगा घाड़ा, जिसकी ऊंचाई है 1690 मीटर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिंगा घाड़ा, ऊंचाई है 1690 मीटर। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़, जिसका ऊंचाई है 1350 मीटर। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ऊंचाई है 1350 मीटर। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है कालसूबाई। अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, जिसका ऊंचाई है 1722 मीटर, जो माउंट आबू की पहाड़ी पे स्थित है। गुरु शिखर का ऊंचाई 1722, धूपगढ़ का ऊंचाई 1350, जिंगागाड़ा की 1690, अनाईमुदी का 2695, अनाईमुदी का 2695 और दोदा बेटा का 2637। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। 8वीं भाषा, संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाओं का था, अभी वर्तमान में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ये भाषाएं कौन कौन से हैं तो असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम,
मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये सभी 22 भाषा का वर्णन संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ा गया था। वही कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 52वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। उड़िया का नाम बदलकर 2011 में उड़िया किया गया। उड़िया का नाम 2011 में उड़िया किया गया। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है विक्रम। वही अगर बात किया जाए लैंडर और रोवर का नाम था प्रज्ञान। रोवर का नाम था वो था प्रज्ञान। लैंडर है विक्रम। लैंडर है विक्रम और रोवर है प्रज्ञान। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है विक्रम तथा इसके रोवर का नाम प्रज्ञान है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3M4 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। 14 जुलाई 2023 को LVM-3M4 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की और इसके साथ ही 23 अगस्त को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। इसके साथ ही भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। इसके पूर्व 3 देश रूस, अमेरिका, चीन लैंड कर चुका है तथा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बना है भारत। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश भारत बना है। वही चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला बना है चौथा देश। चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल और एक रोवर सम्मिलित है। 23 अगस्त को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? कौन सा राज्य का राजधानी जो होगा वो होगा अमरावती। तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में विशाखापट्टनम भी प्रस्तावित है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। वर्तमान में आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के विभाजन कर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। हैदराबाद चूंकि तेलंगाना में स्थित है इसलिए भविष्य में हैदराबाद केवल तेलंगाना की राजधानी होगा, इसलिए आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती को प्रस्तावित किया गया है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। वे थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर का राजधानी है श्रीनगर, शीतकालीन राजधानी है जम्मू। लद्दाख की राजधानी वो है लेह। नेक्स्ट है एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहा जाता है? एकल आवृत्ति यानी कि सिंगल फ्रीक्वेंसी के ध्वनि को कहा जाता है टोन। सिंगल फ्रीक्वेंसी एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को टोन कहा जाता है। एकल आवृत्ति वाले को ध्वनि को टोन कहते हैं। ध्वनि की गुणता क्वालिटी वह अभिलक्षण है जो हमें सामान्य तरत्व और प्रबलता की 2 ध्वनियों में अंतर करने में सहायक करता है। गुणता क्या है? तो गुणता वह अभिलक्षण है जो समान तरत्व और प्रबलता की 2 ध्वनि में अंतर करने में सहायता करता है। अनेक आवृत्ति के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि के स्वर कहते हैं और यह सुनने में सुखद होता है। शोर कर्ण प्रिय नहीं होता है जबकि संगीत सुनने में सुखद होता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है कौन सा मानव हार्मोन नहीं है? मानव हार्मोन इनमें से कौन सा नहीं है? तो इंसुलिन, कैल्सिटोनिन, एस्ट्रोजन ये सभी मानव हार्मोन है। साइटोकाइनिन यह एक प्रकार का पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन यह एक प्रकार का पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन मानव हार्मोन नहीं है, यह एक पादप हार्मोन है जिसकी खोज मिलर ने मछली के शुक्राणु में किया था। साइटोकाइनिन का खोज मिलर के द्वारा मछली के शुक्राणु में किया था। इसका नाम काइनेटिन रखा। बाद में अस्कुग नामक एक वैज्ञानिक ने इसका नाम साइटोकाइनिन रखा। साइटोकाइनिन रसायन का निर्माण पौधे के जड़ों में फल के भीतर होता है। यह रसायन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन की क्रिया को नियंत्रित करता है। क्लोरोफिल को जल्दी नष्ट होने नहीं देता है। इस रसायन के प्रभाव से पेड़ की पत्तियां अधिक समय तक हरी भरी रहती है। पेड़ की पत्तियां अधिक हरी भरी रहती है साइटोकाइनिन नामक हार्मोन के कारण। नेक्स्ट है पौधे से निकलने वाले हार्मोन निम्नलिखित है। पहला है ऑक्सीन। ऑक्सीन है यह रसायन मुख्य रूप से तने के शीर्ष भाग में पाया जाता है तथा तना पत्ती में वृद्धि करता है। बीज रहित फल का उत्पादन में सहायक होता है। ऑक्सीन रासायनिक रूप से इंडोल एसिटिक अम्ल जिसका प्रयोग पौधे पर इच्छानुसार वृद्धि के लिए किया जाता है। ऑक्सीन इंडोल एसिटिक एसिड जिसका प्रयोग पौधे पर इच्छानुसार वृद्धि के लिए किया जाता है। ऑक्सीन के समान प्रमुख रासायनिक पदार्थ है फेनॉक्सी एसिटिक अम्ल, 2,4-D, इंडेलॉल, ब्यूटायरिक अम्ल, इंडोलाइल, प्रोपोनिक अम्ल आदि रसायन का प्रयोग खरपतवार नष्ट करने हेतु किया जाता है। जिब्रेलिन्स। नेक्स्ट है जिब्रेलिन्स। इसकी खोज सर्वप्रथम कवक में हुआ और यह पौधे की लंबाई और मोटाई की वृद्धि करवाता है। जिब्रेलिन्स पौधे की लंबाई और मोटाई में वृद्धि करवाता है। बीजों की सुसुप्तावस्था को तोड़कर अंकुरन में मदद करता है। पतझड़ को रोकता है। सेब जैसे फसल को ठंडा और पाला से बचाता है।
पतझड़ को रोकता है। सेब जैसे फसल को ठंडा और पाला से बचाता है। जिब्रेलिन्स के इस्तेमाल से बड़े आकार का फल और फूल का उत्पादन किया जाता है। बीज रहित फल के उत्पादन में ऑक्सीजन की तरह सहायक है। नेक्स्ट है एबेसिक एसिड। एबेसिक एसिड यह प्रकार का वृद्धि रोधक पदार्थ है। यह एक प्रकार का वृद्धि रोधक पदार्थ है जो पौधों में होने वाली वृद्धि को रोकता है। एबेसिक एसिड यह एक प्रकार का वृद्धि रोधक पदार्थ है जो पौधे में होने वाली वृद्धि को रोकता है। एबेसिक अम्ल वृद्धि को संदमन करने वाले हार्मोन का उदाहरण है। फ्लोरेजिन्स। नेक्स्ट है फ्लोरेजिन्स। फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है फ्लोरेजिन्स को। नेक्स्ट है कैल्सेटोनिन। यह हार्मोन रक्त में उपस्थित कैल्शियम को हड्डी से जोड़ता है जिससे हड्डी मजबूत बनती है। इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग कैल्सेटोनिन के कमी से होता है। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन हार्मोन। यह हार्मोन महिलाओं में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। यह हार्मोन का स्राव अंडाशय के ग्राफियन फॉलिकल कोशिका द्वारा होता है। एस्ट्रोजन का स्राव अंडाशय के ग्राफियन फॉलिकल कोशिका द्वारा होता है। यह हार्मोन महिलाओं के लैंगिक लक्षण पर नियंत्रण रखता है। गर्भधारण करने के 4 सप्ताह बाद भ्रूण की कोशिका गर्भाशय की कोशिकाओं के साथ जुड़कर जरायु का निर्माण करता है। जरायु अर्थात प्लेसेंटा के द्वारा निम्न हार्मोन होते हैं। पहला है प्रोजेस्टेरोन। गर्भधारण के बाद से लेकर पूर्व गर्भावस्था तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जरायु द्वारा ही स्रावित होता है। यह हार्मोन गर्भावस्था पर नियंत्रण रखता है। गर्भावस्था पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। वही रिलैक्सिन हार्मोन बच्चों को जन्म के ठीक पहले स्रावित होता है। यह हार्मोन गर्भनली और जरायु के मुख को ढीला करता है ताकि बच्चा मां के गर्भाशय से आसानी से बाहर आ सके। यह करता है रिलैक्सिन हार्मोन। प्रोस्टाग्लैंडिन यह हार्मोन के प्रभाव से जरायु गर्भाशय से टूटकर अलग होने लगता है जिससे बच्चे के जन्म के समय दर्द उत्पन्न होता है जिसे प्रसव वेदना यानी कि लेबर पेन कहा जाता है। लेबर पेन कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में किसे में बृहत स्नानागार पाया गया है। बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ऑप्शन हो जाएगा डी। बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार पाया गया है। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, सूती कपड़ा, मिट्टी का तराजू, मातृ देवी की मूर्ति, गले हुए तांबे के ढेर आदि भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति, सूती कपड़ा, मिट्टी का तराजू, मातृ देवी की मूर्ति, गले हुए तांबे के ढेर आदि मोहनजोदड़ो से मिला है। जुते हुए खेत के साक्ष्य, आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं, कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ, प्रतीकात्मक समाधियाँ कालीबंगा से पाया गया है। शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, स्वास्तिक का चक्र एवं साक्ष्य, कब्रिस्तान R37, सावधान पेटिका, ये सभी हड़प्पा से पाए गए हैं। वही लोथल से मन का उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। तांबा का कुत्ता, फारस की मुहर, बंदरगाह, धान की भूसी, ये सभी लोथल गुजरात से मिले हैं। लोथल से मन का उद्योग के साक्ष्य, तांबे का कुत्ता, फारस का मुहर, बंदरगाह, धान की भूसी आदि के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। नेक्स्ट है कनिष्क को हराने वाला चीनी यात्री कौन था? कनिष्क को हराने वाला चीनी यात्री था पैन चाओ। ऑप्शन हो जाएगा सी। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल था पैन चाओ। कनिष्क का चीन के शासक पैन चाओ से युद्ध हुआ था जिसमें पहले कनिष्क की पराजय हुई तथा बाद में विजय होता है। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक है। 7800 ईस्वी में अपने राज्यारोहण तथा इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया। शक संवत कनिष्क चलवाया था अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। इसे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया जाता है मार्च 1957 से। मार्च 1957 से शक संवत ही भारत सरकार लागू किया है। कनिष्क की प्रथम राजधानी थी पुरस्पुर एवं दूसरी राजधानी थी मथुरा। कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर, जिसे पुरस्पुर भी नाम दिया गया, और दूसरी राजधानी थी वो था मथुरा। कनिष्क ने कश्मीर जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। कनिष्क के द्वारा कनिष्क जीतकर कनिष्कपुर नामक नगर बसाया जाता है। नेक्स्ट है बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो बजरंग पुनिया कुश्ती से संबंधित है। बजरंग पुनिया, ऑप्शन हो जाएगा ए। बजरंग पुनिया का संबंध है कुश्ती से। बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है। प्रमुख खिलाड़ी एवं उनसे संबंधित खेल, पीवी सिंधु का संबंध है बैडमिंटन से। पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। दीपिका कुमारी तीरंदाजी से संबंधित है। हिमा दास का संबंध धावक से है। साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से संबंधित है। रवि कुमार दहिया कुश्ती से संबंधित है। भवानी पटेल पैरा टेबल टेनिस है। भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस है। मनु भाकर निशानेबाज है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है। मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन से है। मनु भाकर का संबंध निशानेबाजी से है। भवीना पटेल पैरा टेबल टेनिस से है। रवि कुमार दहिया कुश्ती से है। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से है। साइना नेहवाल बैडमिंटन से है। हिमा दास, जिसे ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, ये धावक हैं। दीपिका कुमारी ये तीरंदाजी हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा
कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकता है? राज्यसभा 14 दिनों तक मैक्सिमम धन विधेयक को रोक सकता है। धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 110 में किया गया है। राज्यसभा 14 दिनों तक धन विधेयक को रोक सकता है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत प्रथम बार केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा 50 क्वेश्चन को देख लिए। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकृत कर सकता है और न ही संशोधित कर सकता है, वह सिर्फ सिफारिश कर सकता है, जिसको मानने या न मानने के लिए लोकसभा स्वतंत्र है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकता है। 14 दिनों की अवधि बीत जाने के बाद यह स्वतः मान लिया जाता है। धन विधेयक को जिस रूप में लोकसभा ने पास किया उसी रूप में राज्यसभा ने भी पास कर दिया है, तो पास कर दिया जाता है, ऐसा मान लिया जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने आज देखा 50 क्वेश्चन, और वो भी था सेट नंबर 2 का। सेट 2 का 50 क्वेश्चन कंप्लीट, सेट 2 का फर्स्ट 50 क्वेश्चन यानी कि 1 से 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अगला जो होगा पार्ट 2 होगा और इसमें 50 से 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करवाया जाएगा। तो थैंक यू, आज वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। चलिए देखिए, अभी जो टाइम हो रहा है 10:18 हो रहे हैं और अभी ये वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आपको हमारा प्रयास थोड़ा सा अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक एक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि चैनल हमारा और आगे बढ़े और इसे एक नई ऊंचाई तक ले जाए। इसमें आप सभी का सहयोग जरूरी है। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। आप सभी का धन्यवाद।